हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जो स्टूडेंट 12th 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किए हैं भोकाल बैच 12th 2026। इस बैच में हम लोग आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, बाकी सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दोपहर 3 बजे मैं लाइव रहता हूं आपको क्लास देने के लिए। और आज के क्लास में भी हम लोग कुछ नए और बहुत ही एनर्जेटिक और शानदार विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए। यही हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक पे हम लोग आज क्या करने वाले हैं, बड़े डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मैंने इस बैच को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, बिल्कुल ही बेसिक से इस बैच को शुरू किया है। एक जीरो लेवल से अल्फाबेट वर्ड्स क्या होता है, जिस भी बच्चों का क्लास छूटा हुआ है वो सिंपली प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां 12th इंग्लिश 2026 से एक फोल्डर मिलेगा, उसको आप क्लिक करके देखेंगे तो उसमें डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। इस बैच में मैं आपको वीक में 3 डेज इंग्लिश ग्रामर और बाकी के 3 डेज जो है वो इंग्लिश लिटरेचर पे काम करूंगा। हिंदी के लिए हम लोग अलग से टाइमिंग निर्धारित करेंगे और हिंदी पे भी लगातार काम होगा, ताकि इंग्लिश और हिंदी ये दोनों चीज जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल बेहतर हो जाए और इसको ठीक ढंग से करके समाप्त किया जा सके। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट क्यों आता है, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का कैसे प्रयोग होता है, इन सारे विषयों पे बड़े डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बड़े विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने ऑब्जेक्ट के इस चर्चा को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आप सारे लोगों को समझना ये जरूरी है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट की चर्चा आई कहां से। तो मैं आपको जब इंग्लिश ग्रामर बेसिक से शुरू करवाया तो वहां पे मैंने आपको बताया कि देखो भाई, इंग्लिश जो है वो अल्फाबेट से बनी है और अल्फाबेट जो होता है वो लेटर से बनता है। लेटर ए से लेकर जेड तक इंग्लिश में होते हैं जो 26 होते हैं, और उन 26 लेटर्स के साउंड्स जो होते हैं वो 44 होते हैं। साउंड के ही बेसिस पे यदि 26 लेटर्स को हम बांटेंगे तो वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल बनेंगे। लेटर्स को आपस में मिलाएंगे, यदि उसका मीनिंगफुल साउंड निकलेगा तो उससे वर्ड बनेगा। वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे, यदि उसका मीनिंगफुल साउंड निकलेगा तो उससे सेंटेंस बनेगा। ये सारी बात मैं आपको वन बाय वन सीक्वेंस वाइज क्या किया हूं, बता दिया हूं। सीक्वेंस वाइज ये चीज मैं आपको पढ़ा दिया हूं। वहीं से मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में जो सबसे छोटा भाग होता है उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, और इंग्लिश का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। मतलब इंग्लिश में सेंटेंस से बड़ा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस से बड़ा इंग्लिश में कुछ नहीं होता। और इसी सेंटेंस को लिखने के लिए आप कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए, तो सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है सब्जेक्ट को, हम लोगों को जरूरत पड़ता है बेटा सब्जेक्ट का, हम लोगों को जरूरत पड़ता है बेटा वर्ब का, और हम लोगों को जरूरत पड़ता है बेटा ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का। ये 3 चीजों की सहायता से ही दुनिया के कोई भी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। तो पिछले क्लासेस में बेटा मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कि वर्ब क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसी विषय पे आज के क्लास में हम लोग बड़े विस्तार से और बड़े डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अपने नोटबुक पे जो आप लोग नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स पे आप लोग हेडिंग में बना लीजिएगा बेटा जी ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, उसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म।
ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है कर्म। तो हम लोग समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे होता है। इन सारे विषयों पे, इन सारे बातों पे बड़े डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं, बड़े डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, कभी भी आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको लिखना जरूरी किस चीज का है? सेंटेंस को, वाक्य को आपको लिखना है। बिना वाक्य लिखे आप नहीं पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट उस वाक्य में है कि नहीं है। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस आपके लिए लिखा, आई टीच यू। अब इस सेंटेंस को आप डिटेल में देखिएगा, तो इस सेंटेंस को डिटेल में हम देखेंगे तो यहां पर आई जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। टीच जो है वो हमारा क्या है? वर्ब है। और यू जो है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये तो मैंने लगा दिया फटाफट कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप लोगों ने पढ़ाई किया है तो वहां पे मैंने बताया है कि देखो भाई, जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का जो कार्य होता है, सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है, मतलब सब्जेक्ट का जो कार्य होता है वो सब्जेक्ट का क्या होता है? वर्ब होता है। और सब्जेक्ट के कार्य करने से जो प्रभावित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। यहां पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन बातें एकदम विस्तार पूर्वक आप समझिए। जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो कार्य है वो वर्ब है, और सब्जेक्ट के कार्य करने से जो प्रभावित होता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं। रावण किडनैप्ड सीता। तो यहां पर आपको कार्य करने वाला कौन है? तो यहां पर कार्य करने वाला है रावण, सब्जेक्ट है। यहां पर ये जो किडनैप्ड है ये क्या है? वर्ब है, जो यहां पर ये कार्य हो गया। और ये जो सीता है ये हमारा क्या हो गई? ये ऑब्जेक्ट हो गई। क्यों भाई? क्योंकि रावण की मतलब सब्जेक्ट के कार्य करने से यहां पर सीता क्या हुई थी? प्रभावित हुई थी। मतलब ये क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो काम को करने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरा काम क्या है? पढ़ाना, टीच। तो टीच क्या हो गया? वर्ब। और मेरे पढ़ाने से आप सभी लोग क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। तो आप सारे लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे जैसे टॉम किल्ड अ टाइगर। टॉम किल्ड अ टाइगर। टॉम जो हो गया वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किल्ड जो है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ए टाइगर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों भाई? क्योंकि सब्जेक्ट के कार्य करने से ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रभावित हो रहा है, ये टाइगर प्रभावित हो रहा है, और इसीलिए यहां पर टाइगर जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे आई ब्रोक अ पेन। मैंने एक कलम तोड़ दिया था। तो आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और ब्रोक जो है वो वर्ब है। पेन जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर आप एक बात बड़े गहराई से समझ सकते हैं कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये जो पेन है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है? एक थिंग है। इसको अंग्रेजी वस्तु के रूप में देख रहा है। ये जो है एक जानवर है। यहां पर ये जो है वो क्या है? पर्सन है। मतलब आप लोग क्या समझे कि सर, सब्जेक्ट के कार्य करने से जो प्रभावित होता है उसे तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और किसी वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन भी हो सकता है, और साथ साथ किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट थिंग भी हो सकता है। ये बात को आप लोग समझ लीजिएगा। किसी वाक्य का सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट थिंग भी हो सकता है। तो यहां से थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, थोड़ी और डिटेल में जानते हैं। देखिए, किसी वाक्य का जो पर्सन होता है, किसी वाक्य का जो पर्सन होता है उसको हम लोग ग्रामर के भाषा में कहते हैं
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट यदि कोई थिंग है, वस्तु है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देके समझा रहा हूं। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, आई आई फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉल्ट। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। तो आई जो है यहां पर, ये क्या है? सब्जेक्ट है। फॉरगिव जो है ये क्या है? यहां पर वर्ब है। हिम जो है ये यहां पर क्या है बेटा? ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हिम जो है ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और हिज फॉल्ट ये भी हमारा यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट हमारा सजीव है। सजीव ना कह के हम लोग ऐसा सोच कह दें कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पर्सन है। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एक थिंग के जैसा है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर नाम दे देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या हो गया बेटा जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब किसी वाक्य का सब्जेक्ट जब कार्य करता है तो उसके कार्य से कोई प्रभावित होता है, और जो प्रभावित होता है, जो अफेक्टेड होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई थिंग है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर पेन जो है वो एक थिंग है, तो इसको हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब टाइगर तो कोई पर्सन नहीं है, तो ये भी हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर यू एक पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर सीता एक पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसको आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया, आई एम अ टीचर। अब इस वाले सेंटेंस में बेटा जी आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और ये वर्ब यहां पर कार्य नहीं बतला रहा है बल्कि अवस्था बता रहा है। और टीचर जो है ये अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर इस टीचर को ही हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ये एक कॉम्प्लीमेंट है। मतलब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि उस वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करे। पहली बात समझिएगा। जब तक उस, क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट के भी 3 गुण और वर्ब के भी 3 गुण। सब्जेक्ट के 3 गुण क्या? वो कार्य को करेगा, या तो उसकी अवस्था बतलाई जाएगी, मतलब उसकी चर्चा होगी, नहीं तो वो अधिकार दर्शाएगा। तो यहां पर आपका जो वर्ब है इसके भी 3 गुण। वर्ब या तो कार्य को दर्शाता है, नहीं तो अवस्था को, नहीं तो अधिकार को। तो यहां पर आपका वर्ब क्या दर्शा रहा है? अवस्था। और जब कभी आपके वाक्य में वर्ब अवस्था दर्शाएगा या अधिकार दर्शाएगा, तो उसके बाद आने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट जो है वो कार्य करने लगेगा, जैसे फॉरगिव यहां माफ करने का कार्य किया, तो उसके बाद आने वाला ये शब्द जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ब्रोक तोड़ा है, काम किया है, तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट पेन जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने यहां पे क्या कहा? मैंने कहा ही इज ही इज काइंड। अब ही जो है ये यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। इज जो है वो क्या है? वर्ब है। और काइंड जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लेना। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ वर्ब कार्य को नहीं दर्शा रहा है बल्कि अवस्था को दर्शा रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट भाई? कॉम्प्लीमेंट किसी वाक्य में वर्ब के बाद आने वाला शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित ना हो। क्योंकि यदि किसी वाक्य में वर्ब के बाद आने वाला शब्द सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन यहां पर
वर्ब के बाद आने वाला शब्द यदि सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत डिटेल में जान लिया है ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बारी-बारी से करके किसी वाक्य में प्रयोग होने वाले तीनों महत्वपूर्ण तथ्य सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तीनों को हम लोगों ने क्या कर दिया है? क्लियर कर लिया है। क्योंकि आपको यदि याद होगा तो अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई होती थी सेंटेंस। सेंटेंस इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई जो थी वो क्या थी? सेंटेंस थी। और सेंटेंस से बड़ा अंग्रेजी भाषा में कुछ नहीं होता था। सबसे बड़ा क्या होता था? सेंटेंस होता था। सबसे बड़ा क्या होता था? सेंटेंस। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा क्या हुआ? सेंटेंस। उस सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझा दिए, किसी वाक्य का वह शब्द जो कार्य करता हो, जिसकी चर्चा होती हो या जो अधिकार को दर्शाता है, वो सब्जेक्ट है। वर्ब किसी वाक्य का वह शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य को, सब्जेक्ट के अवस्था को या सब्जेक्ट के अधिकार को दर्शाए, उसे वर्ब। ऑब्जेक्ट किसी वाक्य का वह शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित हो, अफेक्टेड हो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट किसी वाक्य का वह शब्द जो वाक्य में क्रिया के बाद तो आए, वर्ब के बाद तो आए, लेकिन सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित न हो, उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीनों बात हम लोगों ने समझ लिया है। बारी ये है कि हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, यदि सब्जेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यदि ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की महत्वपूर्णता हमको पता चल भी चुकी है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यही इन दोनों के गुण हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन का जन्म हुआ है किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करने के लिए या ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नाउन या प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। समझिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन का पत्ता खुल चुका है कि हाँ सर, नाउन से ये पढ़ना है और प्रोनाउन से ये पढ़ना है। समझ में एकदम क्लियर हो चुका है हम लोगों को। लेकिन अभी हम लोगों का पत्ता किस चीज में नहीं खुला है? वर्ब का। तो हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि किसी वाक्य के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, और जो तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसी क्रम को पकड़ के धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक जो था, बस ऐसे ही बेसिक क्लास नहीं था बेटा, ये मैं आपका स्ट्रक्चर बना रहा था, नींव बना रहा था अंग्रेजी ग्रामर का, ताकि आगे आने वाले भारी भरकम टॉपिक को आप बड़े आसानी से और प्यारे ढंग से समझ सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में तो और ज्यादा चर्चा करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको कल के बाद 2-3 दिन क्लासेस क्लोज रहेंगे, और उसके बाद फिर जब होली की छुट्टियां होंगी तो फिर आपके क्लासेस लाइव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।